तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। और आज आरआरबी एनटीपीसी बेस्ड सेशन में एक नए सेट्स के साथ हम यहाँ पर आप लोगों के बीच आ चुके हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि आज यहाँ पर हमने बेहतरीन सवाल जो कि आप लोगों के एनटीपीसी के लिए खासा ही जो बहुत ही मायने रखते हैं वैसे सवालों का हमने कलेक्शन करके लाया है जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज यहाँ पर हम ऐसे सवालों का सॉल्यूशन करेंगे और काफ़ी लॉजिकल उसके सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नो फार्मूला नो ट्रिक ओनली लॉजिक हमारा यहाँ पर चलता है। तो इसके साथ ही आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आज के सेट्स का यहाँ शुरुआत करें। और जो लोग यहाँ नए अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी यहाँ पर लगातार आरआरबी एनटीपीसी और आपके और भी कई तरह के सेट्स यहाँ पर लगातार मिलते रहेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अब आपके लिए सवाल आ चुका है। तो यहाँ पर अब सवाल आप देख रहे हैं, आपके लिए सवाल है कि क्रमागत 7 सम संख्याओं का जो औसत है वो 32 है। तो दूसरा सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रमागत 7 सम संख्या, मतलब इसका ये है कि जो क्रमागत मीन्स होते हैं निश्चित अंतराल पर आने वाली। जैसे कि अगर हम बात करें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, इसी प्रकार 2, 4, 6, 8, जो भी एक निश्चित अंतराल पे आती है उसे हम लोग क्रमागत बोलते हैं। यानी कि उसके बाद वाली जो होती है वो आपके क्रमागत होती है। तो जब भी क्रमागत 7 सम संख्याओं का या क्रमागत औसत जब भी दिया हो तो आप यहाँ पर सीधी बात यहाँ पर जान लें, अगर 7 संख्या है तो आपके जो औसत होते हैं वो ठीक बीच में होती है। और इसके बाद जो होते हैं 7 संख्या हैं तो 3 संख्या इसके बाद और 3 संख्या इसके पहले, यानी कि 32 के बाद आपके 34, 36 और 38, और यहाँ पर आपके 30, 28, 26 इस प्रकार से हो जाएंगे। जब भी 7 संख्या का औसत 32 है तो दूसरा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी सबसे बड़ी 38 है तो दूसरी जो सबसे बड़ी है वो आपके 36 आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। तो जब भी क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ हो तो आप इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अब अगला जो सवाल है यहाँ पर आपके लिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 100 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत होगा वो ज्ञात कर लेंगे। तो आपके लिए औसत कितनी हो जाएगी, 100 योगफल है 5 संख्याओं का, तो औसत इसकी 20 हो जाएगी। तो यानी कि ये जो 20 होगी वो मिडिल की संख्या हो जाएगी। और 5 संख्या है तो 20 के बाद आपके 22 और 24 होंगे, और 20 के पहले आपके 18 और यहाँ पर 16 हो जाएंगे। तो इस तरह से सबसे बड़ी सम संख्या जो होगी वो आपके हो जाएंगे 24 यहाँ पर सही जवाब। यानी कि 5 क्रमागत सम संख्या का योगफल अगर 100 होगी तो उसकी सबसे बड़ी सम संख्या वहाँ पर 24 हो जाएगी। तो उम्मीद है इस लॉजिक को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन अब आपके लिए है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग आइए देखते हैं। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का जब भी आप औसत निकालेंगे तो सम संख्या जो 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, और इस तरह से जो प्रथम 20 सम संख्या होगी यानी कि आपके 40 तक, ठीक है, क्योंकि आपके 40 में 20 ही सम संख्या होंगे तो यही प्रथम 20 सम संख्या हो गई। तो यहाँ पर जब भी आप सम संख्या का औसत निकालेंगे, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत आपके लिए यहाँ पर हो जाएंगे। जब भी आप कोई भी कंटिन्यूअस सीरीज क्रमागत लगातार ऐसी अगर कोई भी सवाल हो तो वहाँ पे जब भी आप औसत निकालेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट इन दोनों को जोड़कर आपको यहाँ पर बटा 2 कर देनी है। तो आपको यहाँ 42/2 यानी कि इसकी औसत 21 हो जाएगी। यानी कि प्रथम 20 जो आपके सम संख्या होंगे उसके औसत आपके 21 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर कुछ एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं
लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर लॉजिक को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारे स्टूडेंट की सम संख्या का जो औसत होता है n सम संख्या का औसत n+1। जैसे यहाँ 20 सम संख्याओं का औसत है तो औसत आपका 20 संख्या है तो सम संख्या तो औसत 20 + 1 21 इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर क्या होती है कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आपको हमेशा एक कन्फ्यूजन बनी रहती है आपको, क्योंकि जब आप बहुत सारे चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि अगर विषम संख्याओं का औसत तो n होती है, सम संख्या का औसत n+1 होती है, तो कभी कभार ये आपको कन्फ्यूज करेगी। लेकिन अगर आप लॉजिकल इस तरह से चलते हैं तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं बनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो प्रथम n संख्याओं का औसत होता है वो n होता है, यानी 25 सम संख्याओं का औसत 25 ही होता है। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग कंफ्यूज करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप इसे इस तरह से रखें तो प्रथम 25 यानी कि 1, 3, 5, 7 और आपके लास्ट 49, यानी कि 49 में आपके 50 संख्या होते हैं, जिसमें कि 25 विषम संख्या आ जाते हैं। और ये प्रथम 25 विषम संख्याएँ हो गई। 1 से लेकर 49 के बीच जितनी विषम संख्या है वो प्रथम 25 विषम संख्या होती है। तो जब आप यहाँ पर औसत निकालेंगे तो फर्स्ट आपके 1 हो गए, लास्ट आपके 49 हो गए, और क्या करना है /2 करना है। तो आप यहाँ करेंगे तो 50/2, तो 50/2 आपके क्या हो जाएंगे 25, यानी कि 25 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे 25 तो आपके जो है n विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो यहाँ से आपके विषम संख्या औसत निकल जाए। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के औसत को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई परेशानी कभी नहीं होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला सवाल आपके लिए है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का यहाँ पर आपको औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या पहले हमें लिखनी होगी। तो हमने अपने जो अभाज्य संख्या की एक क्लास हमने ली है, तो वहाँ पर हमने आप लोगों को पूरी डिटेल्स में जो हमारा एक वहाँ पर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो चैप्टर वाइज में आप जाएंगे वहाँ पर आपको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की एक क्लास मिलेगी, जिसमें अभाज्य संख्या की बहुत सारी लॉजिक और अभाज्य संख्या की विस्तृत जानकारी दी गई। तो आप वहाँ जाकर इसे ध्यान से देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या प्रथम 9 अभाज्य संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या हम लोग जो प्रथम 9 अभाज्य संख्या है उसे हम लोग लिखने के लिए तो 6 की टेबल होती है, 6 की टेबल हम लोग पहले लिख लेंगे। तो 6 आपके 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36। तो यहाँ पे जो शुरुआती अभाज्य संख्या होती है वो 2 हो जाती है, उसके बाद 3 हो जाती है, उसके बाद आपके जो 6 के टेबल के पहले 5, 6 के टेबल के बाद 7, 12 के टेबल के पहले 11 और 12 के बाद आपके हो जाएंगे 13, 18 के पहले 17 और 18 के बाद आपके 19, उसी प्रकार 24 के पहले 23 और 24 का जो 25 होती है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। आपके 23 के आपके पहले 30 के पहले 29। तो यहाँ से आपके 2, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, आपके 11, 13, 17, 19 और 19 के बाद आपके हो गए 23। तो यहाँ से आपके 9 विषम संख्याएं हो गए। तो 9 विषम संख्याएं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 विषम संख्या हो गए। तो इसका योगफल जब भी आप करेंगे तो प्रथम 9 विषम संख्या का योगफल 100 हो जाता है। इसे आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल होता है वो आपके 100 हो जाते हैं। सॉरी, अभाज्य संख्या है यहाँ पर। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल आपके हमेशा 100 ही होते हैं। आप इसे जोड़ेंगे तो आपको 100 यहाँ पर प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको अभाज्य संख्या की जो प्राप्त करने की जो विधि है, इसे मैंने अभाज्य संख्या क्लास में विस्तृत रूप से बताई है, वहाँ जाकर आप लोग इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन अब आपके यहाँ पर है, किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित में सफल होते हैं जबकि 25% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 45 छात्र दोनों ही विषयों में सफल होते हैं तो कुल अंक की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 65% आपके 65% जो मैथ है आपके, तो मैथ में आपके 65% छात्र ने पास किया, और जो आपके अंग्रेजी है
यानी कि आपके इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपके कितने छात्र ने पास किया? 50%। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 115% हो जाएगी। यानी कि जो 15% जो आपके 100 से एक्स्ट्रा हो गए, वो 15% जो है, इसका मतलब वो दोनों तरफ काउंट हो रही है। यानी 15% स्टूडेंट आपके दोनों तरफ जा रहे हैं, क्योंकि टोटली तो 100% ही होने चाहिए, पर यहाँ इस हिसाब से 115% होते हैं। तो ये 15% यानी 45 छात्र जो है दोनों ही विषयों में सफल हो रहे हैं, इसलिए 15% की वैल्यू आपके 45 हो गए। तो यहाँ पर 15 या 45, 1% की वैल्यू आपके 3 हो गई, तो कुल आपके हो जाएंगे 1% 3, तो यानी 300। तो यहाँ से अगर आप कुल जो छात्र की संख्या है वो आपके 300 हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि परसेंटेज जब भी होते हैं टोटल 100% होते हैं, उससे जितने भी ज़्यादा या कम होंगे तो वो संख्या आपको ज्ञात कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि किसी समबाहुभुज के बाएं कोण का मान 12 डिग्री हो तो उसकी भुजा कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, हमने कई बार यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है कि जब भी अगर बाएं कोण दी गई है तो n यानी भुजा की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको 360 बट्टे कर देनी है एक बाएं कोण यानी 12। तो 12 किया यहाँ पे 36, 30 बार में कट गए, यानी कि इसमें जो भुजा की संख्या होगी वो 30 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है सही जवाब। पढ़ते हैं नेक्स्ट। 100 से 200 के बीच के पूर्ण वर्गों का योग बताना है। तो यहाँ पर आपके 100 से 200 के बीच की पूर्ण वर्ग ले लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधा यहाँ पर 100 से यानी पहले सबसे पहले 100 ले लेंगे। 100 के बाद आपके जो 11 के स्क्वायर होते हैं वो आपके 121 हो जाते हैं, 12 के स्क्वायर आपके 144 हो जाते हैं, 13 के स्क्वायर आपके 169 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस इतने ही आएंगे, क्योंकि 14 के स्क्वायर अब 200 के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको जोड़ ले तो आपके योगफल हो जाएंगे 534। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके सी हो गए बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन अब आपके बीच है, दी गई संख्या का आपको हल निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 105 गुना 105 प्लस 95 गुना 95 आपको यहाँ पर निकालने हैं। जब भी इस तरह के सवाल हो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इससे आज आप लोगों को मैं एक अलग लॉजिक बताता हूँ कि जब भी आप इस तरह के आप सवाल का जवाब, तो आपको यहाँ पर एक डिजिट सम आप लोगों को जाननी चाहिए। अगर आप डिजिट सम जानते हो तो डिजिट सम से ये आपको काफ़ी आसान हो जाएगी, पूरा हल करने से आपको अच्छा होगा कि हम इसे डिजिट सम से इसे उड़ा दें। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो जैसे कि जब भी आपके 105 हैं तो इसके अंकों का जो योगफल होता है, जैसे कि 5 1 6, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी। और जब आपके 95 हैं तो 95 जहाँ भी आपके, जैसे कि 9 5 14, तो जहाँ भी आपके 9 हो जाएंगे, 9 आपको ख़त्म कर देनी है। 9 के अलावे जितनी बचती सिर्फ उतने को हम लोग रखना, अंक रखना है। यानी ये जो होता है आपको जो डिजिट सम होता है वो 9 के इस पर योगफल के हिसाब से चलता है। तो जब भी आपके 9 पुरते जाएंगे, 9 आपके योगफल होते जाएंगे, वो आपके साइड हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग मानकर चलो यहाँ पर आपके 367 है, तो यहाँ पर 6 3 9 ये ख़त्म हो गए, यहाँ पर 367 की डिजिट सम कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग इसमें डिजिट सम करते हैं। तो 105 की जो डिजिट सम है वो 6 हो जाएगी, फिर 105 की डिजिट सम 6 हो जाएगी, 95 की जो डिजिट सम है 5 हो जाएगी, और फिर 95 की 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 छा के आपके 36 हो गए, तो 6 3 9 ये तो 0 हो गए, और यहाँ पे आपके 25 25, तो यहाँ पर आपके 5 2, यहाँ पर डिजिट सम टोटली इसके कितने हो गए? 7 हो गए। अब आपको यहाँ पर जो आपके प्रश्न हैं उसमें आपको ऑप्शंस में देख लेना है कि किस में डिजिट सम 7 हो रहे हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पर ए ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ डिजिट सम 9 हो जाएंगे, अगर आप ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर डिजिट सम 8 हो जाएंगे, और अगर ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ पर डिजिट सम 7 हो रहे हैं, और डी में आपके ऑप्शन 4 हो रहे हैं। इसलिए यहाँ जो हमारा फाइनली डिजिट सम था वो 7 था, तो ऑप्शन या सी में आपके 7 हो रहे हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा
20,050, यानी इसकी जो आपकी योगफल होगी ये आपकी हो गई 20,050। तो अगर डिजिट सम को अगर समझते हो आप तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हो। हालांकि आपको लगेगा ये तो मैं ऐसे भी इतने समय में कर लूँगा, लेकिन इससे और भी बड़ी संख्या जहाँ पर होगी तब आपके लिए मुसीबत होगी, वहाँ आपको डिजिट सम बहुत ही बेहतर आपको वहाँ पर सुविधा प्रदान करेगी। तो इसलिए इसे मैं एक बार डिजिट सम की मैं क्लास लूँगा। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं डिजिट सम को पूरी विस्तृत में बता दूंगा, लेकिन आप लोग को अगर इसकी जानकारी विस्तृत रूप में चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पर है सरल करनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको जो दी गई है यहाँ पर 1820 का 10% प्लस 1340 का 5% बराबर है 2490 का वाट प्रतिशत। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब 1820 का आपके 10% हैं तो 10% में क्या होता है, आपके जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 182 प्लस आपके 1340 का 5% जब आप निकालेंगे तो 10% आपके हो जाएंगे 134, तो 5% उसके आधा यानी कि आपके हो जाएंगे 67 और बराबर यहाँ पर आपके हैं 2490 का कितना प्रतिशत, यानी कि x प्रतिशत मान लेते हैं। तो यहाँ जोड़ने से आपके हो जाएंगे 9 4 2 249, तो 249 2490 का x%, तो 249 कितना परसेंट है, 2490 का ये 10% हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी, तो 10% आपके हो गए बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन अब आपके लिए दी गई है कि यदि a + b = 7, ab = 12, तो a - b का मान ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर मैं आपको एक बेहतरीन यहाँ पर लॉजिक बता देता हूँ कि जैसे a + b 7, यानी दो संख्याएं ऐसी है जिसका कि गुणनफल 7 है और योगफल 7 है और गुणनफल 12 है। तो ऐसी कौन संख्या होगी, जैसे कि 4 और 3, तो 4 3 की योगफल 7 और 4 और 3 की जो है गुणनफल वो हो जाएगी 12। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3, तो a - b यानी कि 1 हो जाएंगे इसके सही जवाब, यानी कि a - b का मान हो जाएगा 1। बढ़ते हैं सीरीज का है, एक बर्तन में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। दोनों को किसी अन्य बर्तन में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस दोनों बर्तन के दूध को हमने एक बड़े बर्तन में मिला दिया। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात था वो आपके लिए था 3:2 और दूसरे बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात था वो आपके लिए था 5:4। जब भी इस तरह की हो, इस दोनों का अगर हम किसी एक बर्तन में मिलाएंगे तो यहाँ आपके हो गए दूध ये इस तरफ दोनों और ये हो गए पानी। तो यहाँ क्या करना है, जो आपके दूसरे बर्तन में टोटल 5 4 9 लीटर है तो इसे हम लोग 9 से गुना कर देंगे, और जो पहले बर्तन में 3 2 5 लीटर है तो इसे हम लोग 5 से गुना कर लेंगे। तो 9 तिया यहाँ पर हो गए आपके 27, 9 दूनी हो गए आपके 18, 25 25 और 5 चौके यहाँ हो गए 20। यहाँ जब आप देखेंगे तो आपके हो गए ये 7 5 12 और 2 2 4 5 और यहाँ पर आपके हो जाएंगे 18 और 20 38। इसे जब आप कटा देंगे तो 26 और यहाँ पे 19 दूनी 38, यानी 26:19। तो यहाँ चूँकि ऑप्शन आपके दो यहाँ पर 26:18 ही है, तो सही जवाब इसका 26:19 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा 26:19 होगा। ऑप्शन में थोड़ी मिसिंग है यहाँ पर, तो इसके लिए चलिए कोई बात नहीं है, पर आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए। तो आप समझ गए कि किस तरह जब हम दो बर्तन के दूध को एक बर्तन में मिलाएंगे तो उस बर्तन में अनुपात हमें कैसे निकालना है। तो दोनों बर्तन के जो कुल मिश्रण है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट, यानी कि जो दूसरे बर्तन का कुल है उसे पहले बर्तन से मल्टीप्लाई करना है और जो पहले बर्तन में कुल मिश्रण है उससे दूसरे बर्तन को मल्टीप्लाई कर देना है।
तो इस तरह से आपके यहाँ पर इसके आसानी से निकल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के सेशन का अगला सवाल है कि दो संख्याओं का औसत 6 है और उनका गुणनफल का वर्गमूल भी 6 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का औसत 6 है और उनके गुणनफल का जो वर्गमूल है वो 6 है। तो आप यहाँ पर क्या करना है कि आपको पहले दूसरे लाइन पर देखना है कि गुणनफल का यानी a गुना b का जो वर्गमूल होगा वो आपको 6 दिया हुआ है, यानी कि 6 तब होगा जब a गुना b आपके कितने होने चाहिए, a गुना b 36 होने चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर देखा जाए तो आपके किस जोड़े में आपको ऑप्शन में गुणनफल 36 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ ऑप्शन डी में ही आपके छछा के 36 हो रहा है और किसी में आपके औसत आपके 6 तो आ रहे हैं लेकिन आपके जो गुणनफल है वो 36 नहीं आ रहे हैं। तो जब तक गुणनफल 36 नहीं होगे तो उसका वर्गमूल 6 भी नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जवाब 6 और 6। तो यहाँ पर अब अगला सवाल आपके लिए है, दिनेश अपने बहन से 4 गुना बड़ा है जो अपने भाई विनोद से 3 वर्ष छोटी है। यदि विनोद की आयु 3 वर्ष पूर्व 6 वर्ष था तो अब दिनेश की आयु क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में हम लोग जहाँ पर आपको एक इजी आपको जहाँ पर की समीकरण मिल सकती है, इजी जहाँ पर सेंटेंस हो उस जगह पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विनोद की आयु 3 वर्ष पूर्व 6 वर्ष था, यानी जो विनोद है इस समय आपको 9 वर्ष के हैं, क्योंकि वो 3 साल पहले 6 वर्ष का था, तो अभी विनोद की आयु 9 वर्ष है। और उसके बाद दिनेश अपने बहन से 4 गुना बड़ा है जो अपने भाई विनोद से 3 वर्ष छोटी है, यानी जो इसकी बहन है, विनोद की बहन इससे 3 वर्ष छोटी है, यानी कि उसकी बहन अभी 6 वर्ष की है और अपनी बहन से 4 गुना बड़ा है दिनेश। तो दिनेश की जो उम्र हो जाएगी आपके 6 गुना 4 यानी कि 6 चौके 24 वर्ष आपके हो जाएंगे दिनेश की उम्र। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। तो ऐसे वाक्य में जब भी आप जाएंगे तो चूँकि यहाँ कोई रेशियो वगैरह की बात नहीं है, सीधी सी आपके जो है कि एक सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो ऐसे वर्ड पे जाना है जहाँ से कि आपको कोई भी एक डिजिट, कोई भी एक जो है वैल्यू आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद आपकी सवाल आसान हो जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके लिए है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल लगातार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक चिड़ियाघर में कबूतर और बिल्ली है, यदि सिरों को गिना जाए तो 150 है और यदि टांगों को गिना जाए तो 407 है, तो कबूतर की संख्या कितनी है। तो ऐसे सवाल लगातार कंपटीशन में पूछे जाते हैं और सही लॉजिक नहीं होने के कारण विद्यार्थी कई बार ऐसे सवाल में फंसते ही हैं। तो आज हम आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसी लॉजिक बता देंगे और ऐसी ये पर शॉर्ट जो आपकी मेथड होगी, जो आप अगर इससे सही से समझ लेंगे तो ऐसे सवाल को आज के बाद आप कभी भी मिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस आप सॉल्यूशन को बिल्कुल ध्यान से देखें। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो जैसे कि आप जब भी देखें, चाहे कबूतर हो या बिल्ली हो, उसके जो सिर होते हैं, सिर तो हमेशा एक ही रहेंगे, चाहे पैर 4 हो 2 हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर हमेशा एक ही होते हैं। लेकिन जो मिनिमम पैर की संख्या होती है वो 2 होती है। तो अगर मानकर चलो यहाँ पर दिया जाए सिरों को गिना जाए तो यहाँ पर सिर आपके कितने हैं, सिर 150 है। तो मान लो अगर सिर 150 है तो इसका मतलब 150 वहाँ पर तो जानवर है, तो 150 जानवर के अगर हम मान लेते हैं कि सभी को अगर 2 पैर करके ही हो तो वहाँ पर टोटली पैर कितने हो जाएंगे, टोटली पैर 300 होने चाहिए। अगर यहाँ पर सिर 150 है और सभी के हम 2 पैर मानते हैं तो 300 पैर होने चाहिए, पर आपके पैर यहाँ पर कितने हैं, 460 पैर हैं। कितने पैर आपके ज़्यादा हैं, 160 पैर यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो 160 पैर जो ज़्यादा है इसका मतलब इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कुछ जानवरों के 4 पैर हैं, तो हमने तो उनकी अभी 2 ही पैर काउंट की है, तो ये 2-2 पैर करके और कितने जानवर के होंगे, ये 80 जानवर के होंगे। यानी इस 80 जानवर के जो है 4 पैर हैं, तो 4 पैर आपके हो गए, ये 4 पैर वाले आपके हो गए बिल्ली, यानी वहाँ पर जो बिल्ली है वो आपके 80 है और टोटल 150 सिर हैं, यानी कि 70 जो है आपके वो कबूतर हो जाएंगे 2 पैर वाले। उम्मीद है कि ये आप लोगों ने टेक्निक को अच्छे से समझ लिया होगा।
जितने भी सिर होंगे हम लोग पहले उससे 2 के अनुसार से हम लोग उसके पैरों की संख्या को मान लेंगे। जब आपके पैर के अतिरिक्त संख्या जो होंगे वो आपके 4 पैर वालों के होंगे, तो यहाँ से आपको 4 पैर वालों की संख्या तुरंत ज्ञात हो जाएगी। तो अगला सवाल आपके लिए कि 6 व्यक्ति का एक समूह आपस में एक दूसरे से गिफ्ट देते हैं तो कुल वितरण गिफ्ट की संख्या क्या? तो जैसे कि यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं और 6 जो है आपस में सभी को गिफ्ट देंगे इस तरह से, ये आपको इसको देगा इस तरह से, 6 जो है ये सभी को देगा, फिर ये आपको इसको दे रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, जब भी ऐसी सवाल होगी तो कुल गिफ्ट की संख्या कितनी होगी, तो कितने गिफ्ट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी ऐसे सवाल हो तो हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग एक सूत्र के द्वारा तुरंत बना देंगे, n × n-1/2। बस यहाँ पर इतनी सी आपको याद रखनी है। तो अगर टोटल 6 आदमी है तो 6 × 5 बट्टा में 2, यानी 2 × 6 3 × 5, यानी कि यहाँ पर टोटल जो होंगे वो 15 आपके यहाँ पर 15 यहाँ पर गिफ्ट देने होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इसकी और एक लॉजिक है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर सर ने तो फिर फार्मूला ला ही दिया, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक है जो कि आप लोगों को यहाँ पर एक चैप्टर परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ने के बाद वो चीज़ आप लोगों को डिटेल्स में समझ में आएगी। तो जब मैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ ऐसे सवाल को मैं फिर से समझाऊँगा। तो यहाँ पर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि 3 क्रमिक अंकों का योगफल है 24, यानी लगातार आपके 3 जो संख्या है उसका जो योग है वो आपके हैं 24, तो मध्य के अंक का वर्ग ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लगातार जो है 3 क्रमिक मतलब लगातार 3 अंकों का योगफल 24 है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी एक औसत निकाल लें तो 24 बट्टे आपके 3, तो इसकी औसत क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यानी सभी संख्या 8 है। तो जब भी ये क्रमिक की बात होगी तो औसत आपके बीच में होती है, यानी 8 के बाद 9 और 8 के पहले 7। तो जब आप देखेंगे तो 9 8 17 7 24, ये 3 क्रमिक अंक है जिनके योगफल 24 होते हैं। तो आपके आसानी से निकल गए, औसत से हमने इसे प्राप्त कर लिया। तो मध्य का अंक यहाँ पर 8 ही हो जाएगा, जो औसत होगा वही मध्य का अंक होता है। तो 8 का वर्ग यानी कि 64 हो गए। आपके सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही जवाब, यानी कि जो मध्य अंक का वर्ग हो जाएगा वो 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के सेशन में यहाँ पर बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए मैंने कलेक्ट करके लाए थे। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बेहद ही पसंद आया होगा, और आपको अगर कोई परेशानी हुई इस सेशन के दौरान तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बने रहिए हमारे इस चैनल पर लगातार, क्योंकि एक से एक बेहतरीन हिसाबों को मैं सुपर लॉजिक से सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो बेहद ही आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस चैनल को जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगी और कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्सक्राइब विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस, विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस ये चैनल है आपका, जो कि लगातार आप लोगों को कंपटीशन के क्षेत्र में एक बेहतरीन चीज़ प्रदान करने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो इसका ज़रूर लाभ लें। तो सभी मित्रों से मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ताकि हर ज़रूरतमंद को ये सभी चीज़ प्राप्त हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के क्लास को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।